नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत पहुंचे टिहरी, शहीद विक्रम सिंह के परिजनों से की मुलाकात। मौसम बदलते ही बच्चे पड़ रहे बीमार, दून अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। भाजपा और कांग्रेस का साथ छोड़ चौथान चौपटा कोट घंडालसियों क्षेत्र के सैकड़ों कदावन नेता हुए यूकेडी में शामिल। अमित शाह के दौरे का युवा कांग्रेस उत्तराखंड करेगी विरोध। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा से पहले वह सहकारिता विभाग की घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वह प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। विधानसभा चुनाव के लिहाज से अमित शाह के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये कार्यक्रम राजधानी देहरादून के बत्रू स्कूल ग्राउंड में आयोजित कराया जाएगा। कल कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा स्कूल ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया गया। 30 तारीख के कार्यक्रम की जो गृह मंत्री जी का होगा, उसमें आज हम सब लोगों ने यहाँ देखा ग्राउंड को पूरा, तो इसी को फाइनल हम लोगों ने किया है। और 30 तारीख के लिए आज दिन में 3 बड़ी बैठकें भी हमारे जो महामंत्री जी हैं कुलदीप जी ये लेंगे, जिसमें महानगर के सब प्रमुख कार्यकर्ता, विधायकगण, मेयर, पार्षद सबकी बैठक होगी। और 30 तारीख की तैयारी के लिए सभी लोग पूरे उत्साह के साथ जुटे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे गृह मंत्री जी को सुनने के लिए। और चुनाव की दृष्टि से एक बड़ा आगाज़ यहाँ 30 तारीख को होने जा रहा है। 30 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री एक महत्वाकांक्षी योजना हमारी सरकार की मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, उसकी यहाँ से लॉन्चिंग होने जा रही है। और पूरे प्रदेश में 670 जो हमारे पैक्स हैं और 292 जो हमारी बैंक की शाखाएँ हैं, पूरी जगह जो है हर कार्यक्रम जो है यहाँ से लाइव होगा और हर पैक्स में भी कार्यक्रम किया जाएगा। और उस दिन पैक्स कंप्यूटराइजेशन का भी विधिवत जो है उद्घाटन हमारे गृह मंत्री और केंद्र सरकार में जो हमारे सहकारिता मंत्री माननीय अमित भाई जी करने वाले हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे पूरे सरकार के मंत्री, सभी सांसद इसमें हमने बुला रहे। इस दिन घसियारी कल्याण योजना का भी लॉन्चिंग होगी। सबसे बड़ी योजना जो हमारे उत्तराखंड सरकार की है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, उसी की लॉन्चिंग के लिए हमारे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी यहाँ आए। और जनसभा का भी है। उसी दिन हम जब घसियारी कल्याण योजना की लॉन्चिंग हो जाएगी, उसके बाद एक पब्लिक प्रोग्राम जो है हमारे गृह मंत्री जी यहाँ पे करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस पार्टी ने मेरा बूथ मेरा गौरव प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन, उत्तराखंड सह प्रभारी दीपिका पांडे सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर में बूथ को कैसे मजबूत बनाया जाए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्येक विधानसभा में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हमारे प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी, सह प्रभारी दीपिका जी की सोच है कि कांग्रेस पार्टी अपने बूथ पर बूथ मैनेजमेंट करे, तो उस कार्यक्रम के उसके अंतर्गत इनकी पहल है कि मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम इन लोगों ने किया कि हर कार्यकर्ता का बूथ उसका गौरव है। वहाँ कांग्रेस पार्टी ज़्यादा वोटों से कैसे जीते, इस तैयारी के लिए इन लोगों ने वहाँ सरकार की तरफ से क्या अच्छाइयाँ हो सकती हैं और क्या कमियां हो सकती हैं उसका विश्लेषण करने के लिए, और हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल का हमारा साथी उसको समझ सके, क्या गलत हरकतें हो सकती हैं उनको समझने के लिए, ईवीएम मशीनों में क्या छेड़छाड़ हो सकती है, इन बातों को समझने के लिए ये एक प्रशिक्षण शिविर इन्होंने तकनीकी लोगों को बुलाकर हमारे पार्टी के संगठन ने किया, जो बहुत ज़रूरी है। पहले कई जगह ऐसा हो चुका, शिकायतें आई हैं ईवीएम में गड़बड़ होने की, तो अब के हमारा कोशिश रहेगी कि किसी प्रकार की हमारे सहयोगी साथी हर बूथ से यहाँ मौजूद हैं, वो किसी भी तरह की यहाँ पर ईवीएम में जो कमियाँ हो सकती होंगी उनको हम लोग नहीं रहने देंगे। ये कांग्रेस पार्टी एक पहल कर रही है। शिविर हर विधानसभा में शुरुआत की गई है। मुझे खुशी है कि मैंने पहला प्रशिक्षण शिविर मंगलौर में अटेंड किया है और ऐसी ही शिविर लगने के बाद फिर हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो या फिर उन्हें आगे बूथ के जो भी काम देने हैं, पूरा
मकसद यह है कि हम अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को पहचानें, उन्हें सही सम्मान दिया जाए और यह सुनिश्चित करें हमारे बूथ के कार्यकर्ता कि हम हर बूथ को जीत करके उत्तराखंड में किस प्रकार से हर सीट को भी जीतें और आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जनता जिस उम्मीद से हम लोगों की तरफ देख रही है, इस डबल इंजन की सरकार से निजात दिलाने के लिए वो हमारे बूथ के कार्यकर्ता सुनिश्चित करें। राजधानी देहरादून के प्रेमनगर में विंग नंबर 7 में छात्रा की गला काटकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। छात्रा गुरु नानक स्कूल की बताई जा रही है। सूचना के बाद जहां इलाके में हड़कंप मच गया है, वहीं पुलिस मौके पर तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि थोड़ी देर में ही युवक ने नाटकीय ढंग से कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक युवक अदालत में प्रवेश कर कहने लगा कि वो हत्या करके आया है। मौके पर मौजूद कई अधिवक्ता सन्न रह गए। वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि वो उस समय कोर्ट में मौजूद थे जिस वक्त आरोपी युवक कोर्ट पहुंचा था। अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए उसे तत्काल हिरासत में लेने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद युवक को हिरासत में ले लिया गया। युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप चमोली ने गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर भाजपा पर कई सवालिया निशान दागे हैं। संदीप चमोली ने कहा है कि जहां प्रदेश में अभी आपदा के जख्म ठंडे भी नहीं पड़े हैं, वहीं अमित शाह जनसभा करने उत्तराखंड में आ रहे हैं, जबकि कई लोग अभी आई आपदा में अभी तक लापता है। उत्तराखंड में चारों तरफ शोक की लहर है। उससे ठीक विपरीत अमित शाह सत्ता के लालच में प्रदेश में जनसभा कर रहे हैं, जिसका युवा कांग्रेस देहरादून में धर्मपुर विधानसभा में पुरजोर विरोध करेगी। 17-18 अक्टूबर की आपदा से अभी हमारा प्रदेश उत्तराखंड उभरा भी नहीं है। कम से कम 60-70 जाने चले गई, 10 से 15 हमारे उत्तराखंडी अभी भी गायब है। इसके ठीक विपरीत सत्ता की लालची भाजपा यहां जनसभा कर रही है। अमित शाह जी चुपचाप रात को आते हैं, चुपचाप अंधेरे में दौरा करते हैं और निकल जाते हैं। कोई घोषणा, कोई राहत पैकेज इस प्रदेश के लिए नहीं करते हैं। अरे आपदा इस प्रदेश में आए, उनको कुछ देना चाहिए था। देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या दिया? उसके ठीक विपरीत वो यहां आते हैं देहरादून में और जनसभा करना चाहते हैं। जनसभा साफ साफ चुनावी बिगुल इस प्रदेश में फूंकना चाहते हैं। इस प्रदेश की जनता कभी भी अमित शाह जी को माफ नहीं करेगी और 30 तारीख को जो उनका दौरा उत्तराखंड में जो जनसभा करने जा रहे हैं, उसका उत्तराखंड यूथ कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी और जो सत्ता की लालची भाजपा सरकार है उसको इस प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। प्रदेश के कैबिनेट और जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशी मंगलवार देर शाम उत्तरकाशी पहुंचे। बुधवार को कैबिनेट मंत्री जोशी पाटा सिरोर नालड़ गांव पहुंचे। पाटा गांव निवासी मृतक स्वर्गीय दिनेश चौहान, नालड़ निवासी स्वर्गीय संजय सिंह, सिरोर निवासी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी और अपनी संवेदना प्रकट करते हुए प्रभारी मंत्री ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और सरकार से हर संभव परिवारजनों को मदद का भरोसा दिया। हमारे 3 नौजवान बच्चे रिपोर्टर का काम करते थे, पैकिंग में गए थे और हेम स्कूल में दबकर उनकी मृत्यु हुई है। इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार उनके साथ में है। मैं लगातार जिलाधिकारी मेरे संपर्क में थे। 4-4 लाख रुपए पहले पूर्व में हमने मुआवजा इनको दिया है। 1-1 लाख आज और देने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। ये भी से इनको मिलेगा, लेकिन मुआवजा पर्याप्त नहीं होता। इनके परिवार की चिंता करना, इनके बच्चों की चिंता करना यहाँ के प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। मैंने राज्य को उद्देशित किया है कि इनके बच्चों की क्योंकि इंटर तक की पढ़ाई सेंटर स्कूल में होती है, हम सेंटर स्कूल की एडमिशन कराएंगे। इनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी हम लेंगे। और जो दोनों बच्चियाँ हैं उनकी नौकरी की व्यवस्था हम उपनल के माध्यम से, PRD के माध्यम से या आंगनबाड़ी में कहीं कराएंगे। और एक जिनकी हमें अभी जिनसे भी मिला हूँ, इनका जो छोटा बेटा है उसको कहीं ना कहीं उत्साहित करेंगे। ये आश्वासन मैंने अपनी ओर से इनको दिया और मैंने कहा इस संकट की घड़ी में, कष्ट में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत कल नरेंद्रनगर विधानसभा के भीमान गांव के राइफलमैन शहीद विक्रम सिंह नेगी के गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही गांव में शहीद के नाम पर प्रवेश द्वार बनाने की भी स्वीकृति दी। बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए नरेंद्रनगर विधानसभा के भीमान गाँव के राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी शहीद हो गए थे। शहीद हुए हैं, देश के नाम मर मिट गए हैं। वैसे रामपुर और हड़ी में दूसरे विक्रम सिंह नेगी उसके यहाँ होकर आ रहा हूँ और उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित किया हूँ। मैं उनको नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि ऐसे जवान जांबाज जो देश के लिए मर मिट गए। मरना तो हर किसी को है, ठोकर चलते चलते भी लगते हुए मर जाते हैं, नदी में जाकर मिल जाते हैं ऐसे एक्सीडेंट में। लेकिन ऐसा जो केवल देश के लिए और उन पूरी
बुरी तरह बर्फीली चोटियों में अपने को गलाते हुए और अन्य दिन लड़ते हुए तो उनके साथ शहीद होकर ऐसे मरना, तो वो देश का नाम रोशन किया है, देश का नहीं तो उत्तराखंड का और इस क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम उन्होंने बढ़ाया है। ऐसे सपूत को मैं नमन करता हूँ। और साथ ही वहाँ मैं जब गया तो उनका एक ग्राम सभा की ओर से, समाज की तरफ से भी उनकी ओर से ये था कि उसके नाम पे कुछ हो जो कि यादगार एक बनी रहे, तो सड़क है अन्य और भी, तो गेट के बारे में उनका था और उस गेट को भी मैंने वहाँ स्वीकृत किया है कि निश्चित है कि उसकी याद में हम लोग बनाएंगे। बाकी और कुछ भी जो प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड का लाभ दिए जाने पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि सालों से लटके इस मामले पर सरकार ने सोचा है, अब सोचा है उसके बाद कुछ होगा या नहीं ये भविष्य के गर्भ में है। उन्होंने कहा कि कम से कम सरकार नींद से जागी तो सही। अब अगर धामी सरकार ने सोचा है समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा, तो अगर कर लिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी भी स्वागत करेगी। अच्छी बात है, इतने सालों से लटके हुए इस मामले के बारे में सरकार ने सोचा तो सही। अब सोचा है, उसके बाद कुछ होगा या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कम से कम वो नींद से जागे तो सही। गोल्डन कार्ड को लेकर हम जहां भी जा रहे हैं इतनी शिकायतें आ रही हैं, खास करके रिटायर्ड लोगों से वही पैसा काटा जा रहा है उनकी पेंशन से जो कि कार्यरत कर्मचारियों के तनख्वाह से काटा जा रहा है। अब आप सोचिए, एक रिटायर्ड व्यक्ति किसी तरह से तो अपना गुजर बसर अपनी पेंशन में कर पाता है और उस पर भी आप गोल्डन कार्ड के नाम पर एक बड़ी धनराशि उसकी पेंशन में से काट लें, तो इस तरह की बड़ी बड़ी खामियां गोल्डन कार्ड में आ रही थी लोगों को। अब अगर धामी सरकार ने सोचा है कि उन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा, तो अगर कर लिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी भी स्वागत करेगी। लेकिन आज ही हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि टैबलेट बांटने का वादा था, वो अब अधर में लटक गया है, वो अब शायद चुनाव से पहले बट भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे में सरकार सोच बहुत रही है, बयान बहुत कुछ दे रही है, लेकिन धरातल पर शून्य ही देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कल पौड़ी पहुंचे, जहां पौड़ी के सर्किट हाउस में राज्यपाल के आगमन पर पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक ली। आपको बता दें कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय भ्रमण पर जनपद पौड़ी पहुंचे हैं। उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी ब्लॉक के ग्राम सभा द्वारी में विद्यालय की स्थिति बेहाल है। आपको बता दें कि जब से प्रशासन ने गांव में विद्यालय खोला है, तब से विद्यालय के सभी शिक्षक गण कभी भी समय से विद्यालय परिसर में उपस्थित नहीं रहे हैं, जबकि सभी विद्यार्थी समय से विद्यालय पहुंचते हैं, लेकिन उनको संभालने और पढ़ाने के लिए कोई भी शिक्षक मौजूद नहीं रहता है। इस पर ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने लायक पैसे नहीं है, और दूसरी ओर सरकार भी कहती है कि बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने काम को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और वह बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। यहाँ तक टीचरों के इतने बुरे हाल हैं कि 10 बजने को है, अभी तक कोई टीचर नहीं आए। ना तो बगल में जूनियर स्कूल है, वहाँ पे भी मैडम नहीं आई है, और बच्चे यहाँ भगवान भरोसे हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को यहाँ से कोई चोट लगती है या गिर जाता है या कुछ बीमारी या जैसे पेट दर्द वगैरह वगैरह होता है, तो किसके भरोसे हैं ये? आप देख सकते हैं, हम लोग आ रखे हैं अभिभावक संघ से, और गुरुजी लोग अभी तक नहीं आए। हमें बताया गया 10 बजे का टाइम, लेकिन स्कूल है जो रूल्स है गवर्नमेंट के 9:30 बजे का रूल्स है कि 9:30 बजे स्कूल में आना है टीचरों का, लेकिन अभी तक नहीं आए। हम लोग अपना कार्य छोड़ के यहाँ पे उपस्थिति देने आए कि हाँ स्कूल में क्या व्यवस्था होनी है, क्या कमियाँ हैं, क्या इन बच्चों के अंदर कोई खामियाँ हैं, इसलिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। लेकिन अभी तक कोई भी टीचर है जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। और बच्चों आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, इतने बच्चे हैं और भगवान भरोसे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये काफ़ी छोटे बच्चे हैं, देख सकते हैं आप। अगर इनको कुछ खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो इनकी जिम्मेदारी किसकी है? ये देखिए आप, ये बच्चे यहाँ टीचर कोई नहीं है। आप पौड़ी जिले के मलेठी में स्थित शराब फैक्ट्री में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संजीव कुमार तिवारी के निर्देश पर न्याय चला अपने द्वार, न्याय सबके लिए स्लोगन के साथ जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वहीं उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने श्रमिकों को उनके संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के बारे में बताया। वहीं स्वयंसेवी पुष्पेंद्र राणा ने भी उपस्थित सभी श्रमिकों को कानून की जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में माननीय सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप कुमार तिवारी के दिशा निर्देशन पर हमने यहाँ कैंप लगाया। श्रमिक विभाग में जो लोग काम करते हैं और किन किन का यहाँ पंजीकरण हुआ है, किन का नहीं हुआ है, उनको कानूनी संबंधी अधिकार, विधिक सेवा, विधिक सहायता के बारे में अवगत कराया। और जैसे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समय समय पर विधिक सेवा के जन जागरूकता कैंप लगाती है, उसी के तहत ये कैंप लगाया गया, जिसमें उपजिलाधिकारी सतपुली, तहसीलदार सतपुली सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं संदीप कुमार ने भी कानूनी अधिकारों के बारे में अवगत कराया। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाते हम यहाँ पहुँचे और श्रमिकों के हनन ना हो, उनके अधिकारों को हनन ना हो, उसके लिए उनको जागरूक किया गया। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले बागेश्वर मुख्यालय में ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी बागेश्वर के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को सौंपे गए ज्ञापन में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपए किए जाने की मांग को प्रमुखता से रखा है। उत्तरांचल आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जो है भारतीय मजदूर संघ से अभी फिलहाल नया संबद्ध हुआ है। इनकी कई मांग है कि 18,000 जैसे इनका मानदेय मिलना चाहिए इनको, क्योंकि दिनमान 8 घंटे 9 घंटे रात भर भी ड्यूटी कर रहे हैं। अपने घरों का कारोबार छोड़ छाड़ के ये लोग जो है केवल आंगनबाड़ी पे ही डिपेंड है। इनके परिवारों की भरण पोषण की पूर्ति नहीं हो पा रही है। जो सरकार द्वारा इनको प्रोत्साहन राशि या मानदेय जो भी दिया जा रहा है और वो राज्य कर्मचारी के लिए घोषित किया जा रहा है, वो करने का भी इनका एक वो भी मांग है। दूसरा, इनके जो मोबाइल सेवाएं जो थी, मोबाइल जो उनको सरकारी कार्यों के लिए दिए गए थे, वो भी इनके सब खराब हो गए हैं। या तो वो नए मोबाइल दिए जाए या उनके लिए लैपटॉपों का प्रबंध किया जाए। और मेन जो है मुद्दा कि इनका वेतनमान का है, वेतनमान इनका बढ़ाया जाए। परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे सर इसमें। इसलिए भारतीय मजदूर संघ से ही संबद्ध भी हुए हैं और भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में ये जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन आज मुख्यमंत्री जी को यहाँ से जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से बाल विकास मंत्री को जो ज्ञापन दिया जा रहा है कि हमारी मांगें बढ़ाई जाए। अगर नहीं हमारी मांगें पूरी हुई, हम अगले महीने नवंबर में 25 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे पूरे प्रदेश स्तर में। हरिद्वार में हाथियों को आबादी क्षेत्र में आने से रोकने के लिए हरिद्वार वन प्रभाग ने बोट पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। प्रमुख वन संरक्षण राजीव भरतारी ने हरिद्वार पहुंचकर बोट पेट्रोलिंग को हरी झंडी दिखाई। हरिद्वार वन प्रभाग का बड़ा क्षेत्र आबादी से लगा हुआ है, जहां आए दिन हाथी और दूसरे जंगली जानवरों के आने की घटनाएं होती हैं। ऐसे में वन कर्मियों के लिए वाहनों से पेट्रोलिंग करना मुश्किल होता है, जिसके लिए बोट पेट्रोलिंग शुरू की गई है। उत्तराखंड जल पुलिस वन कर्मियों को मोटर बोट चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हरिद्वार वन प्रभाग द्वारा ये एक बोट पेट्रोलिंग का इनिशिएटिव लिया गया है। और उत्तराखंड जो है, हमारे यहाँ पे अनेक नदियाँ हैं और जो हमारा संघर्ष है वो चाहे वो पर्यटन की आवश्यकता हो, लोगों की आवासीय आवश्यकता हो या वन्य जीवों की आवश्यकता हो, सबसे ज़्यादा नदियों के तट पर है। तो इनकी चौकसी जो है वो की जानी आवश्यक है और ये देखना पड़ेगा कि क्या अनुभव रहता है, हाथियों को आबादी में आने से रोकने के लिए किस सीमा तक बोट सहायक होती है और उसके बाद फिर इन्हें अन्य स्थानों पर भी अपनाया जाएगा। बुधवार को काशीपुर प्राइवेट बस अड्डे पर बने यात्री प्रतीक्षालय में एक व्यक्ति के बेहोश पड़े होने की सूचना मौके पर मौजूद लोगों द्वारा कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पर कोतवाल आशुतोष कुमार सिंह और एसआई कैलाश जोशी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने इस बेहोश आदमी को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाल आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि मृतक का नाम मोहन सिंह है और वह चमोली का रहने वाला है। कोतवाल ने बताया कि मृतक की जेब में मिले सुसाइड नोट से पता चला है कि मृतक मानसिक रूप से परेशान था, इसलिए उसने एक कदम उठाया है और उसने अपनी मौत का जिम्मेदार स्वयं को ठहराया है। आज सुबह काशीपुर प्राइवेट बस अड्डे के पास एक व्यक्ति के पड़े होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जहर खाने की पुष्टि हुई, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पे उसके पास एक सुसाइड नोट मिला है और साथ ही वो जहर खाया प्रतीत हो रहा है। वो चमोली का निवासी है, नाम मोहन सिंह, और उसकी जेब में सुसाइड नोट पे जो एक फ़ोन नंबर लिखा था उसके जरिए उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने जोर आजमाइश करने में जुट गई है। इसी कड़ी में भाजपा फिर एक बार प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करना चाहती है, जिसको लेकर पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गदरपुर विधानसभा के दिनेशपुर स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में शक्ति केंद्र पर्याप्त कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक के दौरान कांग्रेस छोड़ कई लोग भाजपा में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे द्वारा की गई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल हुगली से सांसद और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी मौजूद रही।
बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन को 100% पूरा कराने के लिए सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और एनजीओ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी से तत्परता के साथ वैक्सीनेशन के कार्य को पूरा कराने के निर्देश दिए। बता दें कि बाजपुर में वैक्सीनेशन का कार्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाने के लिए बीते दिनों जिलाधिकारी ने सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर को निर्देश दिए थे। इसी के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर ने चिकित्सकों, आशा फैसिलिटेटर्स और एनजीओ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में वैक्सीनेशन को पूरा कराने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर ने आशा फैसिलिटेटर्स से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की लिस्ट बनाकर उपलब्ध कराने की बात कही। उधम सिंह नगर के किच्छा में देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने किसानों से केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाने का ही आह्वान किया। किच्छा में आयोजित किसान गोष्ठी में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड के अधिकारियों ने किसानों को जागरूक करते हुए कम लागत में अधिक पैदावार प्राप्त करने के गुर सिखाए। कर्णप्रयाग नैनीसैन मोटर मार्ग और तलसारी से रायका कनखुल मोटर मार्ग विगत 18 अक्टूबर से बारिश के कारण क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। ऐसे में कपीरी पट्टी के कई गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट चुका है। 10 दिनों से मोटर मार्ग न खुलने पर स्थानीय ग्रामीणों ने बुधवार से तहसील परिसर में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता से वार्ता के बाद ग्रामीणों ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार एक और जहां आपदा को लेकर हजारों दावे कर रही थी, खुद मुख्यमंत्री जगह जगह आपदा का दौरा कर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे, बावजूद इसके धरातल स्तर पर कोई काम नहीं हो पाया है। 10 दिन बीत जाने के बाद भी सड़क नहीं खुल पाई, जिससे कि लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम कहना चाहते हैं कि सरकार जो दावा कर रही थी कि हम बरसात में बहुत सजग हैं, लेकिन जो हमारी कपीरी रोड है आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं खुल पाई है, जिससे कि हम मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जो कि सरकार की नाकामी को दर्शाता है। हमारी कर्णप्रयाग वार्ड कनखुल नैनीसैन मोटर मार्ग विगत 18 तारीख से बंद है और 18 तारीख से बंद होने के बाद इतनी असुविधा हो रही है। वहाँ पे बिल्कुल पूर्ण रूप से रोड बंद है, पत्थर गिर रहे हैं, शासन प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ है, विभाग निष्क्रिय है और बहुत मजबूर होकर के हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा और भूख हड़ताल के लिए हमको यहाँ पे बैठना पड़ा। अब भूख हड़ताल के बाद हम बैठे तो एसडीएम साहब से वार्ता हुई है। उसके बाद विभाग के लोग आए हैं, पीएमजीएसवाई के लोग, पीडब्ल्यूडी के लोग, इनसे एक सामंजस्य की बात हुई है। अब इन लोगों से बातचीत करके 2 दिन का टाइम मांगा है, 2 दिन के अंदर हम रोड खोल के देंगे। इस बीच हमारी जो समिति के लोग हैं, ऐसा है कि ये संघर्ष समिति के लोग आए थे और ये 17, 18, 19 की जो भयंकर अतिवृष्टि हुई, इसके कारण वहाँ पर काफ़ी क्षति हो गई थी। हालांकि हमारे द्वारा तभी से प्रयास शुरू कर दिए गए थे, लेकिन वहाँ पर क्योंकि एक मार्ग नीचे भी है और वो मार्ग भी ऊपर के खोलने के कारण बार बार बाधित हो रहा है, जिसके कारण काम करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और जान माल का भी थोड़ा सा खतरा था। तो इसके लिए हमने उप जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करके वहाँ पर मार्ग को कुछ समय के लिए यातायात के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है और सारी संघर्ष समिति भी उसके लिए जो है सहमत है। तो आज की तारीख में ये तय हुआ है कि जब तक वहाँ पर मलबा जो है पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाता, तब तक मार्ग को बंद रखा जाए, ताकि बिना किसी नुकसान के उस मार्ग को सुरक्षित यातायात के लिए हम लोग लगातार जनता की उपेक्षा करती सरकार के खिलाफ कल चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुली तहसील में उत्तराखंड क्रांति दल ने सांकेतिक धरना दिया। जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन गुसाई ने कहा कि सरकार अंधी हो चुकी है, हम पहाड़ियों के साथ छल कर रही है, मूल निवास के बजाय स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बना रही है, जो उत्तराखंड के निवासियों के साथ बड़ा छल किया जा रहा है। विधानसभा के उम्मीदवार वीरेंद्र रावत ने कहा कि मुद्दों को हल नहीं किए जाने पर उत्तराखंड क्रांति दल जनता के साथ बड़े आंदोलन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्हें राजनीति में आने की जरूरत नहीं थी, उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उपरांत का कि हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहले कि हमारा जो स्थायी राजधानी हो गैरसैंण हो, भू कानून हमारा जो है हिमाचल की तर्ज पर लागू होना चाहिए और मूल निवास हमारा 1950 ये जो है पूर्णतः पूर्व की स्थिति में से रखा जाए। जो हम उत्तराखंड के साथ एक छलावा है और ये सरकारें सबको विदित है कि ये जो है बारी बारी से जो अपने वादे लेकर आती है और वो वादा धरातल पे कहीं भी निकल जाए, चाहे चौबट्टा खाल विधानसभा ही ले लीजिए, इसमें सतपाल महाराज जी कितने बड़े बड़े वादे लेकर जो हैं ये बीजेपी में आए थे और जगह जगह इन्होंने जो है अपने विचारों से जो है जनता के बीच ये विचारा कहते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन धरातल पर आज जहाँ भी जाते हैं जनता अपने को ठगी महसूस कर रही है। किसी भी तरह का विकास नहीं है। कई जगह हम लोग ही भ्रमण कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे हमारी जो है अन्य मात्र शक्तियों की सुविधाओं की बातें हों, किसी भी रूप में जो है यहाँ पर जो है किसी प्रकार का जो है विकास नहीं दिखाई देता है।
ये है कि वो विपक्ष के तौर पर जो है पुरजोर तरीके से, चाहे सरकार में उत्तराखंड का रहे या न रहे, लेकिन विपक्ष की भूमिका जो है हम पहले से निभाते आ रहे हैं और आगे भी हमारी जो विपक्ष की भूमिका एक पुरजोर तरीके से रहेगी। सरकार में हमारा आना ना आना ये मायने रखता है कि हमारी लड़ाई जो अपने उत्तराखंडियों के लिए किस जोर से जो है चलती है। और मूल निवास के लिए हमारा जो है ये जो है पुरजोर मांग है कि हमारा मूल निवास 1950 किया जाए, क्योंकि सीधे तौर पे जो ये इन्होंने स्थायी निवासी से कर दिया है, इसमें कहीं ना कहीं जो है बाहरी व्यक्तियों को उत्तराखंड का निवासी बनाने की बू आती है और वो स्पष्ट संदेश जाता है कि बाहरी लोग इन्हें जो है मोटा पैसा दे करके यहाँ के मूल निवासी बन सकते हैं, इनकी जेबें गर्म हो सकती हैं। इसलिए ये जो है नाम का जो है खेल खेला गया हमारे साथ, मूल निवासी की जगह स्थायी निवासी से दिया गया है। एक छल है, एक नाम है, जिसके नाम पर जो है छला हमारा उत्तराखंडियों के साथ किया जा रहा है। कर्मठ नेता होने के नाते आज हमने भू कानून, राजधानी गैरसैंण, भ्रष्टाचार, घोटाले, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए हमने आज एक दिवसीय यहाँ पर अनशन और धरना प्रदर्शन किया हुआ है सतपुली में, तहसील में, और हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। और अभी हाल में जिस तरीके से अभी बात हुई है कि भू कानून में हमने 2 बार गिरफ्तारी दी है, 2 बार हमारे पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, और जिस तरीके से पुलिस ग्रेड पे हमने लागू करवाया उसके लिए 6 महीने हमने संघर्ष किया, उसमें 3 बार हम जेल गए, हमारे पे गिरफ्तारी हुई और आज संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते रहेंगे अंतिम सांस तक, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य बनाया है, शहादतें दी हैं, निर्माण किया है, और एक आंदोलनकारी होने के नाते, क्योंकि जब मैं उस समय 24 साल का था, उसके बाद आज भी 21 साल हमें उत्तराखंड बने हुए हैं, आज भी हम देख रहे हैं कि आज यह स्थिति है कि हमें संघर्ष ही करना पड़ रहा है और सरकार सोई भी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, घोटाले हैं। अगर आप देखें तो सतपुली की जो नहर है, जो नदी है, उसको पूरा क्रेशर वालों ने, जब भूमाफियों ने कब्जा कर लिया, सब लूट खसूट कर दिए, ईंट बजरी रेत को खनन माफियों ने लूट लिया है। हमारी 1300 नालियाँ कब्जा कर लिया, जिसमें ऊर्जा प्लांट के नाम से वो भी कब्जा कर लिया, और हमारे गैरसैंण में अगर देखें तो वहाँ भी 1600 एकड़ जमीन वहाँ पे कब्जा कर लिया। तो भू माफिया चरम सीमा पर है, बाहर के लोग यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए भू कानून होना जरूरी है, मूल निवास 1950 लागू होना जरूरी है, और राजधानी गैरसैंण बनना जरूरी है। क्यों, जो ये हमारा मकसद था, हमारा मुद्दा था, जिसके लिए हमने एक सपना देखा था कि हमारे उत्तराखंड जब बनेगा तो हमें ये मूल सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आज 21 साल में हमें बड़ा दुख हो रहा है कि आज हमें 21 साल में नहीं मिला। नेता मस्त है, जनता त्रस्त है। विगत 5 दिनों से उत्तराखंड क्रांति दल के लोकप्रिय नेता और विधानसभा चुनाव 2022 में जीत के प्रबल दावेदार मोहन काला का चौथान और डोडियालसू क्षेत्र जनसंपर्क कार्यक्रम बीती 26 अक्टूबर को चौखाल मिलन केंद्र सभागार में आयोजित कार्यकारिणी बैठक के साथ ही समाप्त हुआ। चौथान डोडियालसू क्षेत्र भ्रमण के दौरान मोहन काला ने 20 से अधिक गाँव में जनसंपर्क किया। उन्होंने हर गाँव में लोगों की दिक्कतें सुनी। इस दौरान काला ने उन सभी दूर दराज के गाँव का पैदल चलकर भ्रमण किया जहाँ वे पिछले भ्रमण के रद्द होने के कारण नहीं जा पाए थे। हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष मनोहर कांधियानी के द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट पर सभी तीर्थ पुरोहित कड़ा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा किसी भी समिति तीर्थ पुरोहितों के हकदार से कोई वार्ता नहीं की गई। केवल अपने स्तर से ही एक रिपोर्ट बनाकर के सरकार को दी गई है, जिसका संपूर्ण तीर्थ पुरोहित और चारों धामों के हक हकूरदारी पूर्ण विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए अंतिम रणनीति बनाई जा रही है और 5 नवम्बर को प्रधानमंत्री के केदारनाथ आगमन का विरोध किए जाने की रणनीति भी बनाई जा रही है। जय गंगा मैया की समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी हुई कि श्री ध्यानी जी ने अंतिम रिपोर्ट जो है वो माननीय मुख्यमंत्री को दे दी है। मेरी बात तो एक समझ में नहीं आती, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश थे उनका अनुपालन तो हुआ ही नहीं। 8 आदमी की हाई पावर कमेटी में सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, जिनकी चिट्ठी ही नहीं निकली। तो ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि भाजपा सरकार क्या करना चाह रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के जब आदेशों का पालन नहीं हो रहा है और ध्यानी जी ने उन 8 आदमी को लिए हुए बिना, विश्वास में उनसे वार्ता किए बिना ही अंतरिम रिपोर्ट अपनी पेश कर दी, तो ये रिपोर्ट ये मुझे लगता है उचित नहीं। और अगर सरकार इसमें कोई गलत कोई हमारे पक्ष की रिपोर्ट ले तो हम निश्चित तौर पर इस पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और अब हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये धोखा हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को नहीं माना जा रहा है तो बड़ा खेद है कि सूबे के जो मुखिया की बात नहीं मानी जा रही। तो इन शब्दों के साथ हरिद्वार में सांभवी धाम में कल शंकराचार्य परिषद की ओर से अंतर्राष्ट्रीय युवा परिषद के प्रथम सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने शिरकत की। शंकराचार्य परिषद धर्म के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जगह जगह इस तरह के आयोजन कर रही है, जिसमें देवभूमि माले को गैर हिंदुओं से मुक्त करने और हिंदू धर्म को और मजबूत करना शामिल है। शंकराचार्य परिषद जल्द ही देश भर की चारों शंकराचार्य पीठ पर युवा संतों को बैठाएंगी। क्या है कि युवा ही कुछ कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा, और युवा संतों को मैं तमाम अभी 10 संतों को हमने संन्यास दिया है,
10 संतों को संन्यास दिया है, जिनको उसमें से 4 को शंकराचार्य बनाएंगे हम लोग। और 4 जब शंकराचार्य पीठों पे युवा बैठेगा, जो विद्वान होगा, निष्प्रिय होगा, जो भोग विलास में लिप्त नहीं होगा, आयु उसकी 45 साल से कम की होगी, तो वो कार्य करेगा। अब जिसकी एज 90 वर्ष से ऊपर है, वो शंकराचार्य बन के घूमेगा तो कैसे होगा। अखाड़ा परिषद की जो अभी वर्तमान स्थिति है वो इसीलिए है कि अखाड़ा का मतलब होता है शैव संप्रदाय। जो शंकरी परंपरा के मानने वाले 10 नामी लोग हैं, उनको हम बोलते हैं अखाड़ा, जो धर्म योद्धा हमारे हैं। और उनसे 7 समूहों में बटे हुए लोग हैं, 7 अखाड़ों में बटे हुए लोग हैं, उनसे बनने वाली परिषद ही केवल अखाड़ा परिषद। एक तरफ सरकार करोड़ों का बजट खर्च करके सर्व शिक्षा अभियान की बात करती है, दूसरी तरफ सरकारी स्कूल पर ही अब भू माफिया कब्जा जमा रहे हैं। ऋषिकेश का सरकारी स्कूल नंबर 6 जो आजादी के पहले से ही चल रहा है, अब जबकि इस स्कूल में 85 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य अधर में है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को भी इस प्रकरण से अवगत करा दिया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय है और सन 1941 से यहाँ पर चल रहा है। आज़ादी से पहले का मैं समझता हूँ ऋषिकेश का ये पहला स्कूल होगा जो आज़ादी से पहले के समय से चल रहा है। और आज इसमें मात्र 2 कमरों में 85 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप समझिए इस स्कूल की इम्पोर्टेंस को कि ये शहर के बीचों बीच है और अगर 2 कमरों में 85 बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसके आसपास के क्षेत्र में स्कूलों की व्यवस्था नहीं। ये जाटव बस्ती, वाल्मीकि बस्ती और जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, आप समझ जाइए कि आज के समय में अगर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो वो गरीब ही व्यक्ति होगा, पैसे वाला व्यक्ति तो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा। तो जिस स्कूल में आज के दौर में 85 बच्चे 2 कमरों में पढ़ रहे हों, उस स्कूल को खुर्द-बुर्द करने की कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसा मुझे बताया गया है। यहाँ से सीढ़ियों के द्वारा एक रास्ता ऊपर जाता था, जहाँ पहले 2 कमरे और थे स्कूल के, उनको बंद कर दिया गया है। और एक रास्ता जो बच्चों के शौचालय के लिए ऊपर था, और क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो बच्चों की क्लास भी छत में धूप में ही चलती थी, तो उसको बंद कर दिया गया है रास्ते को। और ये कह करके बंद कर दिया गया है कि अब ये स्कूल यहाँ से हटाया जाएगा। तो मैं सरकार से ये अपील करता हूँ, ऋषिकेश के विधायक तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी नाक के नीचे ये कुकृत्य हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो किसकी मिली भगत से हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसके ऊपर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही। तहसीलदार के यहाँ पर कहने के बावजूद भी इस दरवाजे को बंद कर दिया गया। एसडीएम ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी हम थाने जा रहे हैं सब लोग और वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कार्रवाई की गई। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। छोटे बच्चों का जो सरकार कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, उस दौर में अगर बच्चों के स्कूलों को बंद करने का काम किया जा रहा है और चलते हुए स्कूलों का, हमने सुना है पहाड़ों में कि 10 कमरे हैं, 20 अध्यापक हैं और पढ़ने वाले बच्चे 5 हैं। और यहाँ पर स्थिति दूसरी है कि 2 कमरों में 85 बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल को बंद करने की तैयारी है। युवा कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ के दूसरे दिन अंडर 14 वर्ग बालक और बालिका वर्ग की प्रतियोगिता बैरीनाग महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित हुई। प्रत का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य CD सूठा ने किया और कहा, खेल को हमेशा अनुशासन में रहते हुए खेलना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहिए। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जनपद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा लगातार ड्रग जागरूकता अभियान चलाते हुए स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार जनपद स्तर पर प्रचलित जागरूकता अभियान के दृष्टिगत कल उप निरीक्षक विकास कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना मुंसियारी क्षेत्रांगत स्थित विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंसियारी में ड्रग जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं शिक्षक शिक्षिकाओं को नशे से होने वाले नुकसान दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई और इस संबंध में आम जनमानस को भी जागरूक करने की अपील की गई। इसके अतिरिक्त साइबर क्राइम, यातायात नियमों, महिला सुरक्षा संबंधित कानून और बाल अपराध आदि के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। कल जिला चमोली के कर्णप्रयाग बाजार में भू कानून के समर्थन में गढ़ कुमाऊं संगठन उत्तराखंड के द्वारा सभी नगर वासियों को इसके लाभ और इसके विषय में अवगत कराया गया। भू कानून उत्तराखंड के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से बाहरी लोगों का कब्जा धीरे धीरे उत्तराखंड की कृषि योग्य भूमि पर हो रहा है, उस कुदृष्टि को दूर करने के लिए गढ़ कुमाऊं संगठन सदैव इस जन जागरण करता आया है। संगठन की ये पहल सभी क्षेत्र वासियों को मन भावन और सामाजिक हित के हिसाब से अति सराहनीय कार्य लगा। सभी लोगों ने गढ़ कुमाऊं संगठन की इस पहल में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया और भविष्य में अपनी कृषि योग्य भूमि को सदैव अपने ही पास रखने की शपथ ली। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग,
आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।